क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि पंखे को शुरू करने के लिए आपको उसको पहले धक्का मारना पड़ा हो? अगर ऐसा हुआ है तो आप इस टॉपिक को ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। उस पंखे में क्या परेशानी है, उस पंखे के ये चीज़ काम नहीं कर रही है जिसे बोलते हैं हम कैपेसिटर्स। क्या होता है कि जो भी बॉडी जिसमें कुछ मूविंग पार्ट्स होते हैं, उसको शुरू होने के लिए कुछ ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है, ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है एज कम्पेयर टू उसको रन करने के लिए। क्लियर? बोर्ड पे मत देखो, सिर्फ मुझे सुनो। तो उसको चलाने के लिए ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है एज कम्पेयर टू उसको रन करने के लिए उसको कम ताकत की ज़रूरत होती है। अगर पंखे का एग्जाम्पल लें हम, तो मान लो हमारे पास कोई फ़ैन है, उसको चलाने के लिए जो चलने के लिए जो एनर्जी जरूरत पड़ती है, कोई फैन है उसको चलने के लिए जितनी वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज मतलब एनर्जी, उस वोल्टेज से ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, नहीं वहीं से फोर्स बनती है। मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जो हम फोर्स लगाते हैं उसके लिए हमको उसको वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ती है। मतलब वोल्टेज ही उसको फोर्स लगा सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू उसे फोर्स लगाती है। तो क्या होता है कि फैन को चलने के लिए कितना चाहिए, 220 वोल्ट। और फैन को लेकिन शुरुआत होने के लिए अगर हम लेट करें, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, थोड़ी ज़्यादा चाहिएगी, मान लेते हैं 440 वोल्ट चाहिए। तो फैन को चलने के लिए 220 वोल्ट और चालू शुरुआत होने के लिए उसे 440 वोल्ट चाहिए होती है। अब ऐसा ये एक्स्ट्रा एनर्जी हम लाते कहाँ से है, इसकी वजह से एक दुविधा खड़ी हो जाती है। मतलब अगर सरकार हमको 220 वोल्ट दे, गवर्नमेंट तो हमको एक ही दे सकती है, तो अगर गवर्नमेंट हमको 220 वोल्ट देती है तो परेशानी हमको है। पंखे को स्टार्ट करने के लिए हमें धक्का मारना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट 440 वोल्ट देती है तो उसकी परेशानी पंखे को हो जाती है। अब उसके बाद उसे चलने के लिए 220 वोल्ट चाहिए, वो बची हुई 220 वोल्ट क्या करेगा? ऐसा करने से जो पंखा या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है वो हमारा फेल हो सकता है। तो ये एक लिमिटेशन आ गई भी, ना तो हम या तो स्टार्टिंग दे सकते हैं या रनिंग दे सकते हैं, दोनों में से कोई एक सप्लाई हो सकती है। तो जो गवर्नमेंट हमको सप्लाई करती है वो देती है हमको रनिंग वोल्टेज देती है, यानी कि 220 वोल्ट जो चलाने चाहिए हमको सिर्फ वो सप्लाई होती है। तो जो एक्स्ट्रा चाहिए होती है, इस एक्स्ट्रा के लिए हमें कुछ करना पड़ता है, मतलब कहीं जैसे कहीं ना कहीं स्टोर करनी पड़ेगी जो जरूरत के वक्त हम यूज कर सकें। ठीक वैसे जैसे वाटर सप्लाई होता है, हमको जो गवर्नमेंट की तरफ से वाटर सप्लाई होता है उसका कुछ फिक्स टाइम होता है। अगर हमको उसके बाद भी उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको पहले कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ता है। जहां उसको स्टोर करते हैं उसके बाद आप उसको फ्यूचर में यूज कर सकते हो। तो ठीक वैसे ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि हमको जो एक्स्ट्रा सप्लाई चाहिए इसको हम कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे। और जिस चीज में उसको स्टोर करते हैं उसके लिए हमने एक जुगाड़ बनाया है, जुगाड़ या एक अप्लायंस बनाया है जिसको हम कहते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर उस एक्स्ट्रा एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है और फिर क्या करता है, एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर करता है, वोल्टेज स्टोर करता है, एक्स्ट्रा एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज स्टोर करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड देती है, इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स मिलती है और हमको इनिशियली जो एक्स्ट्रा पावर चाहिए, एक्स्ट्रा ताकत चाहिए उसको चलाने के लिए वो सप्लाई हो जाती है। अब बात आती है कि कैपेसिटर ऐसा करता कैसे है, मतलब कैपेसिटर उस एनर्जी को स्टोर किस रूप में करता है। जैसे एनर्जी को स्टोर करने के कई रूप होते हैं। अगर आप पानी को स्टोर करते हो वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है, अगर मोशन में कुछ काइनेटिक में स्टोर होती है। तो ये कैपेसिटर उसे किस रूप में स्टोर करता है, तो कैपेसिटर उस एनर्जी को चार्ज के रूप में स्टोर करता है। ठीक, कैपेसिटर उस एनर्जी को चार्ज के रूप में स्टोर करता है। और लेकिन इससे एक कंडीशन पैदा होती है, जब उसमें हम चार्ज स्टोर करते हैं तो चार्ज स्टोर करने से क्या होता है, उसके आसपास पोटेंशियल बढ़ जाता है। पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको याद होगा, Q/R था। तो वैसा करने से क्या होता है, उसके आसपास का पोटेंशियल इंक्रीज कर जाता है। तो जिसकी वजह से कंडीशन बन सकती है कि वो चार्ज लीक आउट कर सकता है। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर के बाद ऐसा होगा कि आसपास की जो एयर है वो आयनाइज हो सकती है। अगर वो एयर आयनाइज हो गई तो वो टूट जाएगी और वो चार्ज उसके ऊपर स्टोर हुआ उसके ऊपर क्या हो जाएगा, वो निकल जाते हैं। तो अब जो चार्ज आप स्टोर करते हो वो चार्ज वहां से लीक आउट कर सकता है। इसीलिए एक लिमिटेशन आई कि एक लिमिट से ज्यादा आप उसके ऊपर चार्ज स्टोर नहीं कर सकते हो। और ये जो लिमिटेशन है इसी को बोलते हैं हम कैपेसिटेंस या कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है या उसकी कैपेसिटी होती है, वो कितनी होती है कि पर यूनिट वोल्टेज वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। देखो परेशानी क्या है कि हम चार्ज को दिए जा रहे हैं, मतलब हमारे पास कोई स्फीयर है, उस स्फीयर को हम चार्ज दे रहे हैं, उसको चार्ज देंगे तो उससे क्या होगा, आसपास पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो पोटेंशियल बढ़ेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, वो लीक आउट हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि हम ज्यादा चार्ज सप्लाई कर दें और ऐसा करने से वोल्टेज में कम इंक्रीज आए, क्योंकि देखो एनर्जी चार्ज के रूप में स्टोर हो रही है। अगर ज्यादा चार्ज होगा तो ज्यादा देर तक सेम वोल्टेज पे हम उसको एनर्जी दे सकते हैं, यानी सप्लाई कर सकते हैं, चार्ज उसको सप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए कितना चार्ज पर यूनिट वोल्टेज हम स्टोर कर पा रहे हैं उसे कहते हैं हम कैपेसिटेंस। क्योंकि वोल्टेज हम चाहते हैं धीरे धीरे बढ़े और चार्ज ज्यादा स्टोर हो जाए ताकि फ्यूचर में काफी टाइम तक
वो एनर्जी स्टोर कर सके। अगर इसको फिर से पानी वाला एग्जांपल समझें तो मान लो आपके पास एक वाटर टैंक है। अगर वाटर टैंक आप सिलेंड्रिकल बनाते हो और उसका बेस काफी स्मॉल एरिया का ले लेते हो, तो ऐसा करने से उसकी हाइट क्या हो जाएगी, काफी बढ़ जाएगी। और आप जानते हो कि हाइट बढ़ने से प्रेशर अप्लाई होता है, तो वैसा करने से उसके फेल होने के आसार हो सकते हैं। अब जरूरत तो हमको टोटल पानी की है ना, तो अगर आपने ऐसा उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई तो उससे एक लिमिट आ गई। तो जो टैंक की कैपेसिटी होती है उसको बढ़ाने का जो बढ़िया तरीका वो है कि उसका बेस एरिया बढ़ाओ। अगर बेस एरिया बढ़ाओगे तो कम हाइट में वो ज्यादा पानी स्टोर कर सकता है। वैसे ही यहाँ पर है कि कम वोल्टेज इंक्रीज होने के साथ वो ज्यादा चार्ज स्टोर हो सके कर सके, जैसा करने से बाद में हमको वो एनर्जी साथ जाते सप्लाई कर सके। तो ये था इसकी कैपेसिटी। हम निकालते कैसे, हम चार्ज सप्लाई करते हैं और उससे देखते हैं कितना वोल्टेज में चेंज आ रहा है और उस चार्ज को वोल्टेज से डिवाइड कर देते हैं, वो मिलती है हमको उसकी कैपेसिटेंस। तो इसे कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जिससे हम समझते हैं कि भाई एक सिंपल ऐसा, मैं बात भी कर रहा था, एक स्फीयर अगर हम लेते हैं तो स्फीयर पे अगर हम चार्ज है तो उसकी कैपेसिटी कितनी हो सकती है। एक आइसोलेटेड स्फीयर की सिंपलेस्ट टाइप का जो कैपेसिटर होता है वो आइसोलेटेड स्फीयर होता है। कोई भी चीज जो चार्ज स्टोर कर सकती है उसकी अपनी कैपेसिटी होती है। और चार्ज दुनिया में आप हर चीज को दे सकते हो। चार्ज हमारी बॉडी भी स्टोर कर सकती है, चार्ज कोई मेटेलिक बॉडी भी स्टोर कर सकती है, चार्ज प्लेट पे भी आ सकता है, कहीं पर भी चार्ज आ सकता है, चाहे वो इंसुलेटर हो चाहे वो कंडक्टर हो। सबके ऊपर अपना अपना एक फिक्स कैपेसिटी होती है उस चार्ज को बर्दाश्त करने की। जो थोड़ा से चार्ज से ज्यादा वोल्टेज शो कर देता है उसकी कैपेसिटी कम होती है कि वो थोड़े चार्ज में क्या कर गया, ज्यादा वोल्टेज शो करके लीक आउट होने के आसार बढ़ गए। और कोई चीज ऐसी है ज्यादा चार्ज ले जाने के बाद भी उसकी जो एनर्जी है वो ज्यादा वोल्टेज है वो ज्यादा बढ़ती नहीं है, तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि उसकी कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है। जो एग्जांपल मैं दे रहा था उसकी बात करते हैं, और वो एग्जांपल है हमारा एक आइसोलेटेड स्फीयर। तो आइसोलेटेड स्फीयर के देखते हैं उसकी कैपेसिटी कितनी होती है। मतलब एक सिंपल केस मैंने लिया कि अगर हमारे पास सिंपल एक स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर है, उसका आर रेडियस है, अगर उसके ऊपर मैं चार्ज स्टोर करना चाहता हूं तो कितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है। तो अगर उसकी बात की जाए तो आइसोलेटेड स्फीयर कितना चार्ज दे सकता है। अगर हम उसे क्यू चार्ज देते हैं तो उसमें कितना वोल्टेज आएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, इतना वोल्टेज उस पर जनरेट हो जाएगा। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, चार्ज डिवाइडेड बाय वोल्टेज। तो यही टेक्निक हम किसी भी चीज की कैपेसिटेंस निकालने के लिए यूज करेंगे। हम उसका एक डायग्राम बनाएंगे, उसको चार्ज देंगे, उसको चार्ज देने से कितनी उसमें वोल्टेज आ रही है वो वोल्टेज निकालेंगे, फिर चार्ज को उस वोल्टेज से डिवाइड कर देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसे बोलते हैं उसकी कैपेसिटेंस। तो ये कैपेसिटेंस कितनी आ रही है, चार्ज में वोल्टेज इक्वल टू सी बोल रहे हैं इसको हम, और ये कितना बना आर बाई के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वो ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये कैपेसिटेंस होती है किसी आइसोलेटेड स्फीयर की। क्लियर, किसी आइसोलेटेड स्फीयर की कैपेसिटेंस होती है। अब अगर आप इसमें देखो कि हमें अगर ज्यादा कैपेसिटेंस चाहिए तो ऐसा करने के लिए हमको उसका रेडियस बढ़ाना पड़ेगा। तो ज्यादा बड़ा रेडियस लगेगा तब जाके उसकी कैपेसिटेंस हम बढ़ा सकते हैं। तो ये एक आइसोलेटेड स्फीयर की बात हुई, उसकी कैपेसिटेंस होती है 4 उसके वो रेडियस पे डिपेंड करती है, प्लस इस बात पे डिपेंड करती है कि आसपास का मीडियम क्या है, बाकी चीजें कांस्टेंट है। ठीक, तो ये सिंपलेस्ट हमारे पास एक कैपेसिटर था। अब देखो इसमें कुछ दिक्कत आती है, मतलब हम स्टोर तो कर लेते हैं, उससे कुछ कंडीशनें पैदा होती है, उसको समझते हैं। और वो है कैपेसिटर एज ए किलर। अगर आपने कभी देखा हो, आपको याद हो, आज से कुछ जमाने पहले, कुछ सालों पहले, 5, 7, 10 साल पहले जो हमारे ट्यूबवेल होते हैं, आपने कभी देखा उन पे जो अभी इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर होते हैं, हर ट्यूबवेल का एक अपना ट्रांसफार्मर होता है। पहले ऐसा नहीं होता था, ग्रुप में ट्रांसफार्मर होते थे, मतलब एक ही ग्रुप एक ही ट्रांसफार्मर में बहुत सारे ट्यूबवेल्स कनेक्टेड होते थे। मतलब वो इसका एक एग्जाम्पल है जो मुझे याद है, जिसकी वजह से ये बहुत खतरनाक चीज बन जाती है कैपेसिटर, मतलब ये बहुत डेंजरस चीज है। तो उसमें क्या होता था कि भी अगर आप उस टाइम पे जिस आदमी का ट्यूबवेल लास्ट में आता है, ये बहुत जबरदस्त सिचुएशन थी उस दौरान, जिस आदमी का ट्यूबवेल लास्ट में आता है उस तक वोल्टेज घटते घटते बहुत कम पहुंचता है, 220 भी नहीं पहुंचता, 220 से भी बहुत कम रह जाता है। तो उसके लिए बहुत परेशानी आती थी। अगर मान लो वो बंदा बाई चांस लास्ट में गया और बाकी सब लोग अपना ट्यूबवेल चला चुके हैं और वो अपना ट्यूबवेल चलाना चाहता है, तो उसका ट्यूबवेल स्टार्ट ही नहीं होता था। उसको स्टार्ट करने के लिए और ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती थी। तो उस दौरान बहुत सारे कैपेसिटर वो यूज करता था, कनेक्ट करता था। तो वो जो कैपेसिटर होते हैं, लेकिन कैपेसिटर जब चार्ज स्टोर करता है तो उसके आसपास एक फील्ड बन जाती है, पोटेंशियल बन रहा है, पोटेंशियल से आसपास एक फील्ड बन जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड ह्यूमन बॉडी को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो उस दौरान उस कैपेसिटर से बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट होते थे। मतलब
सैकड़ों लोग सिर्फ उस कैपेसिटर को यूज करने की वजह से अपनी जान उन्होंने गंवाई है। इसीलिए कैपेसिटर जो होता है वो बड़ा खतरनाक डिवाइस है। अगर आप छोटा सा पंखे का कैपेसिटर भी अगर आपने उसको बगैर डिस्चार्ज किए छू लिया तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा फैटल हो सकता है। तो इसीलिए ये बहुत डेंजरस चीज है। हम इसके इन्फ्लुएंस से बचने के लिए इसके डिजाइन में चेंज करना पड़ता है, ताकि जो उसका पोटेंशियल है वो सराउंडिंग में ना जाए, आसपास के लोगों को उसका पोटेंशियल ना महसूस हो, ऐसा हमें उसमें उसके डिजाइन में चेंज करने पड़ते हैं। प्लस दूसरी खास बात यह है कि इसका जो खुद की जो कैपेसिटी है वो भी रेडियस पर डिपेंड करे, तो कुछ और चेंजेस भी करने पड़ेंगे। इन दोनों बातों को मिक्स करने के लिए हमने नए तरह के कैपेसिटर बनाए, नए डिजाइन बनाए। उनको एक एक करके जानते हैं वो कौन से होते हैं हमारे नए तरह के जो नए डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर जो हमने यूज किए हैं। ये सिंपलेस्ट यूज नहीं हो सकता क्योंकि इसके आसपास फील्ड आएगी और ऐसा करने से बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो जो डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर हैं उन्हें अब हम जानते हैं। तो ये दो तरह के कैपेसिटर मैंने और लिए हैं। पहले एक स्फेरिकल कैपेसिटर, ये उसको हमने क्या किया, दूसरे स्फीयर से एनक्लोज कर दिया है। क्यों? हम चाहते हैं कि उसकी जो फील्ड बाहर जा रही थी उसे कट करना चाहते हैं, ताकि आउटसाइड रीजन में उसकी वो फील्ड ना फैले और वो हमारे लिए इतना डेंजरस ना हो कि किसी की लाइफ को इफेक्ट कर सके। इसलिए हमने क्या किया, उसको एक स्फीयर में इनक्लोज किया। ये एक प्रैक्टिकल केस है। और अब दूसरी बात हमने क्या की, आउटर वाले की अर्थिंग कर दी। ऐसा करने से क्या हुआ कि इसके ऊपर आउटर सरफेस पे जो चार्ज आता वो चार्ज जमीन में चला गया। क्लियर है अभी क्या हुआ? अच्छा, हम इसमें जब दो स्फीयर यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं, एक को चार्ज सप्लाई करेंगे, दूसरे की अर्थिंग करेंगे। जिसकी अर्थिंग कर रखी है उसी को तो चार्ज हम दे नहीं सकते। मतलब देखो, चार्ज स्टोर करना है, ये चार्ज लेगा, अपने पास चार्ज देना ही पड़ेगा। अगर वो चार्ज हमने इसको दे दिया ये तो सारा का सारा जमीन में भेज देगा। तो हम चार्ज किसको देते हैं, दूसरे स्फीयर को देते हैं। मतलब जो अंदर वाला स्फीयर है किसी तरीके से कनेक्शन के थ्रू हमने उसको चार्ज दे दिया। तो इस पे चार्ज क्यू आ गया। अब इसने क्या किया, इंडक्शन से एक चार्ज अंदर क्रिएट कर दिया इसके माइनस पे। ये माइनस क्यू चार्ज इंडक्शन से आया है, ये हमने नहीं दिया, हमने चार्ज दिया अंदर वाले को पॉजिटिव। और उसने दूसरे वाले को क्या किया, एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया। और बाहर वाले का जो चार्ज था वो कहाँ चला गया, पॉजिटिव आया, और कहाँ चला गया, अर्थिंग। ऐसा करने से आप थोड़ा समझ सकते हो कि अगर हम गॉस थ्योरम लगाएं और कहीं पर भी फील्ड निकालना चाहें इसके बाहर तो वो जीरो आएगा, क्योंकि नेट चार्ज इनक्लोज कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो मोस्ट प्रैक्टिकल केस तो यही है, इसमें आउटर की अर्थिंग होगी और बाहर का केस क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ऐसा केस बना। अब इसकी कैपेसिटेंस हमको निकालनी है। कैपेसिटेंस कैसे निकालनी है कि देखो, जिन दो के बीच में वो चार्ज स्टोर हो रहा है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो हमने पोटेंशियल निकाला पहले अंदर वाले स्फीयर पे, वीए निकाला। वीए कितना बना, इस चार्ज की वजह से के क्यू बाई ए। और उसके बाद एक और चार्ज है वहां पे नेगेटिव अंदर वाले सरफेस पे, उसका पोटेंशियल निकाला। कल आपको बताया था कि जो चार्ज होता है अगर हम उसके अंदर पूछते हैं पोटेंशियल तो उसकी सरफेस वाले डिस्टेंस आता है। तो अभी तो हम अंदर ही बात कर रहे हैं, इसके लिए अंदर बात कर रहे हैं, इस सरफेस पे बात कर रहे थे। तो इस सरफेस पे कितना है, के क्यू बाई ए। और ये सरफेस बाहर वाली के तो अंदर होगी, तो कितने आएगा, उसके उसके वही वाला डिस्टेंस पुट होगा जो उसका साइज है। तो कितना बना, माइनस के क्यू बाई बी। ये इसका डिस्टेंस पुट हुआ। अगर हम दोनों का, और ये बना पोटेंशियल डिफरेंस एट ए। अगर बी पे निकालेंगे तो बी की तो क्योंकि अर्थिंग हुई है, आप फॉर्मूले से करोगे तो भी जीरो आएगा, लेकिन वैसे आपको निकालने की जरूरत भी नहीं है। जिसकी अर्थिंग की जाती है, अर्थिंग का मतलब ये होता है कि पोटेंशियल जीरो होना। तो वी पे पोटेंशियल क्या आएगा, जीरो। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस लूं क्या बनेगा, वी ए माइनस वी बनेगा। तो डिफरेंस वही आ जाएगा जो ए का था, तो वो लिख दिया मैंने, वी ए माइनस वी। थोड़ी कैलकुलेशन की और मुझे मिला कि जो पोटेंशियल वी ए माइनस वी बी है इसको वी बोला और फिर चार्ज बाय वोल्टेज कर दिया। मतलब चार्ज को यही रखा, वोल्टेज को नीचे उतार दिया, बाकी सब को उस तरफ भेज दिया। तो बाकी सब जो उधर गया तो कितना बना ये, के नीचे आ गया ए बी अपॉन बी माइनस ए इंटू सी। तो 4 पाई एप्सिलॉन ए बी अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू सी। ये बन गई सी कैपेसिटेंस। देखो थोड़ा सा इसमें कैपेसिटेंस में ज्यादा पैरामीटर आ गए जिनको हम कंट्रोल कर सकते, जिससे हम उसकी वैल्यू कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम एक आइसोलेटेड स्फीयर लें तो उसके लिए उस केस में हमारे पास एक ही मेन पैरामीटर है, उसका रेडियस। क्योंकि मीडियम तो हम भर नहीं सकते ना। मान लो अगर आपको पंखे के लिए उसके आसपास कैपेसिटेंस चाहिए हो, ये थोड़ी ना कि आप कमरे को पानी से भर दोगे। अगर आप कमरे को पानी से भर दो तो बैठो कहाँ पे, फिर पंखा चलेगा ऐसे। तो आप उसका मीडियम को चेंज नहीं कर सकते ना। आप क्या कर सकते हो, उसका रेडियस बढ़ा सकते हो। अगर आप रेडियस बढ़ाओगे तो फिर भी आप समझ सकते हो कि कैपेसिटर पंखे से ज्यादा बड़ा हो जाएगा। मतलब इतना बड़ा रूम में कैपेसिटर रखा हुआ है, उसके नीचे आप बैठे, ऊपर से उतना खतरनाक भी है। तो इससे बढ़िया है हाथ से हवा कर लो, पंखे की जरूरत नहीं है। समझ में आया पॉइंट? यहाँ पर थोड़ी चीजें ज्यादा हमारे कंट्रोल में आ गई हैं। कैसे कि अगर हम दो स्फीयर यूज कर रहे हैं तो उसके बाहर इफेक्ट नहीं जा रहा है। दूसरी बात है, साइज पे फिर से बात आ रही है, आप ए बी बढ़ा सकते हो, लेकिन अगर आपने ए बी को बढ़ाया तो फिर से वही दिक्कत होगी जो भी आपको मैं कह रहा था कि साइज बड़ा हो जाएगा, बल्क में उसका साइज चला जाएगा, हमारे लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा।
तो इसलिए हम एक और कंट्रोल कर सकते हैं कि ए बी का साइज इतना करीब करीब रखो, ए बी को इतना करीब करीब रखो जिससे क्या हो कि जो इसका डिनोमिनेटर वाला फैक्टर है बी माइनस ए वो छोटा हो जाए और कैपेसिटेंस बढ़ जाए। तो कैपेसिटेंस बढ़ाने का ये सिंपल तरीका है उसके ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स को चेंज करके। कैपेसिटेंस किसी की भी हो वो डिपेंड उसके ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स पे ही करेगी। देखो बेसिक फॉर्मूला चार्ज अपॉन वोल्टेज से बना है, लेकिन कैपेसिटेंस जो होती है वो उस चार्ज पे और उस वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती। कैपेसिटी होती है। ठीक, जब हम टैंकी की बात कर रहे थे हम, उसमें कितना पानी भरा, वो अभी आपने उसमें 4 बाल्टी पानी डाल दी है, अभी बाल्टी पानी उसमें डाल दी है, उस पर उसकी कैपेसिटी डिपेंड नहीं करती। कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है कि उसके शेप आपने कैसी बना रखी है, जब उसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी वो उसी पे डिपेंड करती है। चाहे आप उसमें 1 बाल्टी पानी अभी भर के रखो, चाहे 2 बाल्टी भर के रखो, अगर उसकी कैपेसिटी 50 बाल्टी पानी की है तो 50 बाल्टी पानी की ही रहेगी, चाहे आप उसमें डालो जितना मर्जी। तो वही केस यहां पर भी है। फॉर्मूला Q बाई वी है, लेकिन वो डिपेंड सिर्फ ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स पर ही करेगा और उन्हीं पर कर रहा है। अगर आपका फॉर्मूला कैपेसिटेंस का आपको निकालने पड़ेंगे चार्ज या वोल्टेज पे डिपेंड कर गया है तो कुछ गड़बड़ है, उसको दोबारा चेक करो। समझ में? तो ये भी ज्योमेट्रिकल पैरामीटर डिपेंड कर रहा है। हम उसके ज्योमेट्रिकल पैरामीटर इतना मान लो, छोटा सा स्फीयर ले लो एक, उसके बिल्कुल करीब करीब उससे मिलता जुलता एक दूसरा स्फीयर मान लो, छोटा ले लो उसके पास का। तो ऐसा करने से छोटे रीजन में ही हम कैपेसिटेंस को अच्छा खासा बढ़ा सकते हैं। अगर अप्रोक्सीमेटली सेम साइज का दूसरा आपने ले लिया तो उससे वैल्यू बढ़ सकती है। अच्छा, एक और बात, आपने कभी कैपेसिटर देखे हो, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर यूज होता है फैन में, आपने देखा व्हाइट कलर का हो जाता है, उसको कंडेंसर भी कहते हैं, कैपेसिटर भी कहते हैं, और आम भाषा में हरियाणा में उसको हम कंपेस्टर ही बोल देते हैं। आपने कभी सुना हो? क्योंकि हरियाणा में हमारे हर चीज़ के दूसरे अलग अलग नेम होते हैं। ऐसे पेंसिल का भी नाम होता है, आपने पिल्सन बोलते हैं उसको, तो ऐसे ही उसका भी नाम होता है कंपेस्टर बोलते हैं उसको आम भाषा में। वो होता कैपेसिटर ही है, कंडेंसर भी उसको बोल देते हैं। तो उसमें अगर आपने कभी देखा, कभी उसको तोड़ के देखा तो उसमें से एक लिक्विड निकलता है, लिक्विड से निकलेगा ऑयल जैसी कुछ चीज निकलती है, ऑयली चीज निकलती है। वो ऑयल और कुछ नहीं होता, वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम ही होता है। उसका पर्पस भी होता है कि एप्सिलॉन नॉट को इंक्रीज किया जाए ताकि उसकी कैपेसिटी इंक्रीज की जा सके। तो ये होता है हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर, जो हम मेन डिजाइन है जिसके अक्सर यूज करते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन आपको बुक में एक और तरह के मिल सकते हैं। ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इस तरह का जो कैपेसिटर का डिजाइन है, देखो वो प्रैक्टिकल नहीं है। इसमें क्या हो रहा है कि हम अर्थिंग अंदर वाले की करते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है। देखना क्या है, अगर हम अंदर वाले की अर्थिंग कर देते हैं तो इसका मतलब बना कि अंदर वाले का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, 0। तो अगर अंदर वाले का पोटेंशियल 0 हो गया है, अब चार्ज किसको दिया जाएगा, बाहर वाले को। अगर आप बाहर वाले को चार्ज दोगे तो हमको पता है कि फिर तो उसके अंदर जितना भी रीजन होता है सबका पोटेंशियल सेम आता है, वही आता है जो उसकी सरफेस पे हो। तो इससे एक दिक्कत आती है कि फिर अर्थिंग, ये अर्थिंग का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर कर देगा कि अर्थिंग का मतलब चार्ज 0 नहीं होता, अर्थिंग का मतलब होता है पोटेंशियल 0 होना। तो इसके पोटेंशियल को 0 करने के लिए इस बार अर्थ चार्ज सप्लाई कर रही है। इसको चार्ज हमने नहीं दिया, Q डैश जो चार्ज मैंने यहां माना है, ये हमने इसको सप्लाई नहीं किया, हमने सप्लाई किया सिर्फ Q डैश चार्ज इस पे अर्थ के कारण आया। और वो कितना आया पहले वो कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने पहले पोटेंशियल लिखा एट A, वो कितना बनेगा, एज्यूम कर रहा हूं मैं कि कुछ चार्ज जो अर्थ की वजह से आया है उसका पोटेंशियल है, कुछ जो चार्ज पहले हमने आउटर को दिया उसकी वजह का पोटेंशियल है। दोनों का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, वहां पे 0 होना चाहिए, अर्थिंग की कंडीशन है। वो कंडीशन लगाई तब क्या मिलेगा, Q डैश कितना आ रहा है, -Q इंटू A बाई बी। तो अर्थ वहां पे कुछ नेगेटिव चार्ज सप्लाई करेगी ताकि अंदर का पोटेंशियल क्या हो सके, 0। और बाहर का पोटेंशियल कैसे लिखा जाएगा, वो इसकी वजह से भी आएगा, Q डैश की वजह से भी आएगा और बाहर वाले की वजह से भी आएगा, क्योंकि उसके बाहर का डिस्टेंस हो गया है, हम वो पॉइंट बाहर चला गया चार्ज से, तो हम वही डिस्टेंस पुट करेंगे जो उसका एक्चुअल बनता है। इसको सोल्व किया तो पोटेंशियल मिला और पोटेंशियल डिफरेंस लिखा। पोटेंशियल डिफरेंस को डिवाइड करने से हमें क्या मिल गया, चार्ज से डिवाइड करने से हमको उसकी कैपेसिटेंस मिलती है। ये कैपेसिटेंस होती है अगर कॉन्फ़िगरेशन ये यूज हो रही हो। तो ये थे हमारे 2 स्फेरिकल कैपेसिटर। इसमें से प्रैक्टिकल यही वाला है, क्योंकि देखो आप समझ सकते हो अर्थिंग बाहर वाले की गई है इसीलिए ताकि वो एक सेफ डिजाइन हो। यहाँ अर्थिंग अंदर वाली कर दी सिर्फ क्वेश्चन बनाने के लिए, ये प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ऐसा कैपेसिटर यूज नहीं करते हम, कैपेसिटर ये वाला यूज करते हैं। क्लियर?